बच्चों, आज हम लोग कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन एवं आपेक्षिक गति के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रथम समीकरण v = u + at का निगमन। जैसा कि आप जानते हैं, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किसी वस्तु के त्वरण को व्यक्त करता है। अतः a = dv/dt या dv = a dt दोनों पक्षों का उचित सीमा में समाकलन किया जाए तो dv u से v तक एवं a dt 0 से t तक। चूँकि समय t = 0 पर प्रारंभिक वेग u और समय t पर वेग v है, इसलिए इस समाकलन की सीमा 0 से t तथा u से v ली गई है। सीमाओं का निर्धारण करने के पश्चात प्राप्त होता है v - u बराबर a t - 0 या v = u + at। यही गति का प्रथम समीकरण है। दूसरे समीकरण को देखिए। चूँकि वेग v = ds/dt अर्थात समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है, इसलिए ds = v dt। लेकिन v = u + at है प्रथम समीकरण से, अतः इसका मान रख दिया जाए तो ds = u + at dt हो जाएगा। उपयुक्त सीमा में इस समीकरण का अवकलन किया जाए तो 0 से s तक ds = u dt 0 से t तक एवं a t dt 0 से t तक। समाकलन प्राप्त होगा s 0 से s तक, u t 0 से t तक एवं a t² 0 से t तक। सीमाओं का निर्धारण करने के पश्चात s - 0 = u t - 0 + a/2 t² - 0 या s बराबर ut + ½ at²। यही गति का द्वितीय समीकरण है। गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² + 2as का निगमन करने के लिए, चूँकि a बराबर dv/dt या इसे लिख सकते हैं dv/ds × ds/dt, लेकिन ds/dt वेग को प्रदर्शित करता है, अतः a dv/ds × v या a ds = v dv। इस समीकरण का भी उचित सीमा में समाकलन किया जाए तो प्राप्त हो जाता है v² बराबर u² + 2as, जो गति का तृतीय समीकरण है। गुरुत्वाधीन गति के समीकरण। गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को गति सरल रेखीय गति का एक सामान्य उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर गति में नियत गुरुत्वीय त्वरण g सदैव ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गति के समीकरणों में a के स्थान पर g का प्रयोग और s के स्थान पर h का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार गति के जो समीकरण प्राप्त होंगे वे हैं v बराबर u ± gt प्रथम समीकरण, h बराबर ut ± ½ gt² दूसरा समीकरण और v² बराबर u² ± 2gh ये गति का तीसरा समीकरण है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय नीचे से ऊपर की गति में g को ऋणात्मक लिया जाता है, जबकि ऊपर से नीचे की गति के लिए g को धनात्मक लिया जाता है। आपेक्षिक वेग
किसी वस्तु B द्वारा प्रेक्षित वस्तु A के आभासी वेग को B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग कहते हैं और इसे VAB से व्यक्त करते हैं। यदि A का वेग VA एवं B का वेग VB हो तो B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग VAB बराबर वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB होगा। इसी प्रकार A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग VBA से प्रदर्शित होगा और यह VB माइनस VA के बराबर होगा। यदि VB एवं VA के बीच का कोण थीटा हो तो VAB का परिमाण वेक्टर के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार होगा अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर या VAB इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कास थीटा। यदि VAB का VA के साथ कोण बीटा हो तो tan बीटा इक्वल टू VB साइन थीटा बटा VA माइनस VB कास थीटा। आइए ऋजुरेखीय गति से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इसका समय वेग ग्राफ बनाइए और गणना कीजिए 5 सेकेंड बाद वेग, प्रथम 5 सेकेंड में चली गई दूरी और इस अंतराल में कण का औसत वेग। चूंकि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है अतः समीकरण v इक्वल टू u प्लस AT से v बराबर AT हो जाएगा। विभिन्न समयों के लिए इस समीकरण से v का मान ज्ञात करते हैं जो कि सारणी में प्रदर्शित है एवं इसी सारणी के आधार पर समय t एवं वेग v के बीच ग्राफ खींचते हैं जो इस चित्र की भांति प्राप्त होता है। इस चित्र से स्पष्ट है कि 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रथम 5 सेकेंड में चली गई दूरी S बराबर त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 OC गुणे BC बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे 40 बराबर 100 मीटर। इस अंतराल में औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, अतः 100/5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रश्न देखिए, दो कारें A तथा B जो एक साथ एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं उनके लिए समय दूरी ग्राफ चित्र में दिया गया है। इस ग्राफ से गणना कीजिए प्रारंभ में कार A कार B से कितना आगे है, कौन सी कार तेज चल रही है और कितने समय पश्चात किस स्थान पर कार B कार A को पकड़ लेगी। देखिए इस ग्राफ से स्पष्ट है कि समय t इक्वल टू 0 पर कार A कार B से 5 किलोमीटर आगे है। कार B के लिए दूरी समय ग्राफ का ढाल कार A के लिए ढाल की अपेक्षा अधिक है और चूंकि दूरी समय ग्राफ में का ढाल ही उसके वेग को प्रदर्शित करता है, अतः स्पष्ट है कि कार B की चाल अधिक है। दोनों वक्रों का कटान बिंदु जिस स्थान पर है
उस समय दोनों कारें उसी स्थान पर होंगी। ग्राफ से स्पष्ट है कि कार बी गति प्रारंभ करने के 1.5 घंटे बाद अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर कार ए को पकड़ लेगी। तीसरा प्रश्न है, गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर जा रहा है। जब यह 65 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो इससे गिराया गया पैकेट कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचेगा? चूंकि यह ऊर्ध्वाधर गति है, गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि छोड़ने के बाद पैकेट नीचे पृथ्वी पर आएगा, अर्थात अंतिम विस्थापन नीचे की ओर होगा और प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर, जबकि गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे है। अतः u ऋणात्मक होगा, विस्थापन h नीचे की ओर धनात्मक और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर धनात्मक लिया जाएगा। अतः गति के द्वितीय समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में u को ऋणात्मक रख कर गणना करेंगे। अतः 65 इक्वल टू -12t प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, या समीकरण हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल किया जाए तो प्राप्त होगा t माइनस 5 इंटू 5t प्लस 13 इक्वल टू 0, या t के दो मान प्राप्त होंगे, 5 सेकेंड और ऋण 13/5 सेकेंड। चूंकि ऋणात्मक समय संभव नहीं है, अतः पैकेट गिराए जाने के 5 सेकेंड बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न देखें, सरल रेखीय गति में कण की स्थिति समीकरण x इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर के अनुसार बदलती है, तो गणना कीजिए कण का प्रारंभिक वेग u, 2 सेकेंड बाद उसका वेग और कण का त्वरण। चूंकि स्थिति x समय का फलन है, अतः वेग ज्ञात करने के लिए स्थिति को समय t के सापेक्ष अवकलित करते हैं। अतः अवकलन करने पर वेग v इक्वल टू dx/dt बराबर ddt ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर, अवकलन करने पर प्राप्त होता है 2 प्लस 6t। इस प्रकार समय t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग समीकरण 1 से u बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 2 सेकेंड बाद वेग यानी t के स्थान पर 2 रखकर v बराबर 2 प्लस 6 इंटू 2 बराबर 14 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान त्वरण a बराबर वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय v माइनस यू अपान टी इक्वल टू 14 माइनस 2/2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपेक्षित वेग से संबंधित एक प्रश्न देखें। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, यदि ए 40 सेकेंड में बी को ओवरटेक करती है तथा दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 20 सेकेंड में क्रॉस करती हैं, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से ज़्यादा है, अर्थात वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो ए का बी के सापेक्ष वेग वी ए बी इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी होगा। एक ही दिशा में चलते हुए रेलगाड़ी ए द्वारा बी को ओवरटेक करने में 40 सेकेंड का समय लगता है, और इस दौरान
ए द्वारा चली गई दूरी होती है दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों के योग के बराबर अर्थात 400 मीटर। अतः वी ए बी बराबर 400/40 बराबर 10 सेकेंड। अतः वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक का बी के सापेक्ष वेग वी ए बी डैश बराबर वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। पार करने में लगा समय टी डैश 20 सेकेंड और इस स्थिति में चली गई दूरी एस डैश 400 मीटर है। अतः वी ए बी डैश बराबर एस डैश अपान टी डैश इक्वल टू 400/20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अतः एक अन्य समीकरण प्राप्त होता है वी ए प्लस वी बी बराबर 20। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया जाए तो वी ए बराबर 15 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है। इस समीकरण से प्राप्त वी ए का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए तो वी बी का मान प्राप्त होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार ऋजुरेखीय गति से संबंधित विभिन्न सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया गया। किताब में अन्य कई प्रकार के उदाहरण भी दिए गए हैं, उनको आप लोग समझिए। उसके आधार पर अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। कोई समस्या होती है तो अभी या बाद में भी संबंधित प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।